हेलो गाइस। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में इसका कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे टाइम कम लगे बताने में, ठीक है। तो जैसा मैंने पार्ट 1 में कहा था, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे तो फिर आगे समझ में, आई होप कि समझ में नहीं आएगा, मे बी, ठीक है, हो सकता है। तो इसलिए पहले पार्ट 1 देख लो, इसके बाद इस वीडियो को दोबारा फिर स्टार्ट करना, ठीक है। और जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है, तो आगे हम इन सारे टॉपिक्स को डील करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अब हमको पढ़ना है सजातीय या विजातीय पद। तो जैसे हम इससे पहले वाले वीडियो में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने कोशिश किया समझने की, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नहीं आएगा तो हमें कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे हमें बता देना कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। और व्हाट्सएप पे हम जो भी समझाएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी पेज होगा, उन सारे का एक इमेज फ़ोटो खींचकर हम सेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो आज हमको देखना है सजातीय या विजातीय पद। और ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, ये भी बहुत टफ नहीं है, ये भी इजी टॉपिक है, सजातीय या विजातीय, ठीक है। सजातीय विजातीय जो पद हमारा है, किसे कहते हैं? ये जो हमारा टॉपिक है सजातीय या विजातीय, अच्छा, यहाँ पर तो एक नाम है पद हमने इससे पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, कि चर, अचर और चिन्ह के जो प्लस माइनस होता है, इसके आपस में इसके गुणनखंड को हम पद कहते हैं, ठीक है। सिंपल हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अक्षर, अंकों, संख्याओं तथा चिन्हों के गुणनखंड के आपस के गुणनखंड को हम पद कहते हैं या फिर बीजगणितीय पद कहते हैं। देखो, इसमें पद है, ठीक है ना, और उससे पहले है विजातीय और सजातीय, दो भाई हैं, एक सजातीय और एक विजातीय, लेकिन है पद, कहा जा रहा है पद के बारे में। तो ये किस तरह का पद है, इसी के बारे में चर्चा है, इसी का एक नाम है, ठीक है। देखो, सजातीय बना है सजावट से, नाम समझ रहे हो ना, सजावट या सजा हुआ, ठीक है, इसी का उल्टा हो गया विजातीय, अलग विलग, ठीक है, विजातीय विलग अलग। तो सजाती क्या होता है कि जितने भी हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुपद के बारे में, इन सभी में एक सवाई का ही खेल है, ठीक है। घात, संख्या, प्लस माइनस, इन सभी का ही एक समूह है, एक, ठीक है, ग्रुप है, पूरा बहुपद, पूरा हमारा बीजगणितीय पद या फिर पूरा अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर है, बुक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग संख्या को लिखते हैं ना, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, बहुपद में भी होता है घटते क्रम और बढ़ते क्रम, जिसको हम लोग अवरोही या आरोही कहते हैं, ठीक है, अवरोही या घटते क्रम, आरोही या बढ़ते क्रम, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अवरोही घटते होता है या बढ़ते होता है, या फिर आरोही बढ़ते हैं या घटते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो मैंने एक फ़नी एक तरीका बताया था, ठीक है, समझने का। आपने एक मूवी देखा होगा आरोही, जिन्होंने देखा है उसके लिए, ठीक है, एक फिल्म देखा होगा आशिकी 2। आशिकी 2 में क्या है कि जो हीरोइन है श्रद्धा कपूर, उसका नाम आरोही रहता है, ठीक है। वो बहुत ही एक गरीब रहती है, पुअर रहती है, ठीक है ना, सिंगर बनना चाहती है, टैलेंट रहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। तो हीरो जो होता है, ठीक है, आदित्य रॉय कपूर, वो उसको गाइड करता है, उसको मतलब कि एक बड़ा स्टार बना देता है। तो होता क्या है कि आरोही 0 से लेकर के एकदम ऊपर तक चली जाती है, ठीक है, मतलब कि कहाँ वो गरीब में छोटा एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसको कोई जानता नहीं था, फिर धीरे धीरे उसको क्या करता है, एक बड़ा सिंगर, एक बड़ा स्टार बना देता है। तो वो क्या होगा कि आरोही बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आरोही उसमें क्या थी, बढ़ी, उस फिल्म में उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, इंक्रीमेंट हुआ, इसीलिए
उसके नाम से हम इस चीज़ को समझते हैं, बढ़ते क्रम। ठीक है, थोड़ा सा फ़नी है, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए तो बहुत सा तरीका अपनाया जाता है पढ़ाई में, तभी जाकर पढ़ाई आसान होता है। जब तक उसको हम किसी चीज़ से नहीं जोड़ेंगे तब तक पढ़ाई समझना याद करना सब मुश्किल हो जाता है। समझना मतलब याद करना मुश्किल हो जाता है, कोई भी रटना नहीं चाहता है, ठीक है, और होता भी नहीं है उसको सक्सेस। इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ को याद करें या याद करने लायक कोई भी इक्वेशन फार्मूला वगैरह हो, तो उस फार्मूला को या किसी भी चीज़ को जो भी याद करना है उसको किसी चीज़ से जोड़ दो। अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ फोकस करो, जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उससे जोड़ दो। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी दिमाग में आए, तो उसे जब जोड़ दोगे, ठीक है, तो वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं। ये भी एक तरीका है याद करने का, सबसे बेटर तरीका यही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सजातीय या विजातीय पद, ठीक है। तो ये जो हमारा है सजातीय या विजातीय पद, इसमें ये है कि इसमें भी हाँ बढ़ते और घटते क्रम होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पद हमारा, कोई भी अगर पद या फिर बहुपद, ठीक है, अवरोही के फॉर्म में हो या आरोही के फॉर्म में हो, तो उसे हम सजाती कहते हैं, उसे हम सजातीय पद कहते हैं। मतलब या तो वो घटते क्रम में हो और या फिर बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, वैसे बहुपद को हम कहते हैं सजातीय पद, ठीक है। और अगर वो अलग अलग रहेगा, मतलब अगर कोई बहुपद ना तो वो घटते क्रम में हो ना तो बढ़ते क्रम में हो, छोटा बड़ा बड़ा छोटा कहीं कुछ भी चला गया, ठीक है, उलट पुलट, मतलब होता है ना 8 9 7 5 6 2 3 8, कुछ भी मतलब छोटा बड़ा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद छोटा बड़ा मझला, इस तरह से। तो वैसे बहुपद को हम कहते हैं विजातीय, यानी कि सजातीय को जस्ट अपोजिट, उल्टा, इसको हम वैसे बहुपद को हम कहते हैं विजातीय, ठीक है ना, उल्टा होता है, विजातीय पद कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि वो आरोही है या फिर आरोही है, मतलब घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। तो अभी भी हम जो बता रहे थे, ठीक है, अवरोही आरोही के बारे में, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि किसी भी बहुपद में उसका जो पावर है, जो घात है, वही निर्धारित करता है कि पद घटते क्रम में है या फिर बढ़ते क्रम में है, या फिर कौन बड़ा है, या किस पद का घात ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 3x² + 2y - 1। तुम इसमें देख सकते हो कि ये पूरा जो बहुपद है, ठीक है, ये अवरोही में है कि आरोही में है, और ये समझने के लिए हमें, ठीक है, उसके घात को देखना होगा, ठीक है ना, ऑब्जर्व करना होगा। इसका घात 2 है, इस पद का घात, सभी सारे पद का, जितना भी उसमें पद यूज़ होता होगा उन सारे पदों के घात को देखना है, ठीक है। इसका 2 है, 2 के बाद फिर आता है 1, फिर 1 के बाद आ गया 0 0। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में है, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता है y + 2y + 3y², ये बढ़ते क्रम में है, ये 1, ठीक है, 1 से पहले अगर हम कोई नंबर लगाते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है, 2 के बाद 3 कर देते हैं, ठीक है, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 क्या है, ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरोही। तो ये दोनों क्या है कि अवरोही और आरोही के फॉर्म में है, तो इसे हम सजातीय पद कहेंगे, क्योंकि ये सजा हुआ है, ठीक है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से, उसी व्यवस्था में वो व्यवस्थित है, ठीक है। अगर हम एक और लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे लिखते हैं y³ + 3y⁴ + 2y + 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 एक पावर है, इस बहुपद का पावर 3 है, फिर 3 के बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद 1 आ गया, फिर 1 के बाद 0 आ गया। तो ना तो ये घटते क्रम में है और ना ही ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं विजातीय बहुपद, ठीक है, वैसे बहुपद को हम कहेंगे विजातीय बहुपद। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतने दिमाग में इतना ही रखना है कि हमें हर एक पद का घात को देखना है,
ठीक है। जिस उसका घात अगर घटते क्रम या बढ़ते क्रम में है तभी उसको हम सजातीय पद कहेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम विजातीय पद कहेंगे, ठीक है। नंबर नहीं देखना है कि आगे में नंबर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो नंबर हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमें देखना यह है कि उसका पावर घटते क्रम में बढ़ते क्रम में है कि नहीं, ठीक है। इतना और इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। और क्या कहने वाले थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय गणितीय व्यंजक या बहुपद। तो ये तो हमने पहले कहा था, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं या फिर बीजगणितीय व्यंजक। तो जो बहुपद जो मैंने बताया कि पदों के अगर पदों की संख्या एक से ज़्यादा हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, जो मैंने बताया बहुपद पदों की संख्या, पदों की समूह को बहुपद कहते हैं। और बहुपद कहते हैं, पद किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि चर अचर या फिर चर अचर और चिन्ह के गुणनफल को पद कहा जाता है, ठीक है। बहुपद का घात समझ में आ गया। बहुपद का मानक रूप, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो बहुपद का मानक रूप जो है, ठीक है, ये भी कोई नया नहीं है। जब कोई बहुपद, ठीक है, घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में रहता है, ठीक है, तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जब कोई बहुपद घटते क्रम में हो, जैसे अगर हम लोग द्विघातीय समीकरण का एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये घटते क्रम में है 2 1 0, ठीक है। या त्रिघाती लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी घटते क्रम में है, ठीक है। यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि जब हम घात बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आगे होना चाहिए। जैसे a से शुरू किया है तो b c d तक गया, ठीक है। घात 3 2 1 0। अगर हम 4 लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ax पावर 4 प्लस bx पे पावर 3। पहले यहाँ पर 3 a के साथ था, अब हो गया b के साथ। फिर इसके बाद a b c, x पे पावर 2, c के बाद क्या आता है d, d पे पावर x, उसके बाद आता है e, ठीक है। ये 4 घात और बहुपद हो गया। ये जो हमने बताया अभी, तीनों जो हमने एग्जाम्पल बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि यही होता है हमारा मानक रूप। कि अगर कोई भी बहुपद अगर इस तरीके का है, ठीक है, उल्टा फुल्टा नहीं, ये नहीं कि bx² पहले आ गया, ये आ गया बाद में, ठीक है, ये आ गया आगे, ये आ गया इधर, मतलब उथल पुथल नहीं होना चाहिए। जो ये घटते क्रम में है, जिस तरीके से, अगर उसी तरीके का कोई अगर बहुपद हमें दिखता है या फिर है, तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक चीज़ और, विजातीय पद अगर है तो उसको हम सजातीय बना सकते हैं ना। कैसे, इसमें जो बड़ा है सबसे पहले उसको लिखेंगे 3 पावर 4, उसके बाद y पे पावर प्लस y पे पावर, b में आगे प्लस छुपा हुआ है, उसके बाद कौन आएगा 2 तो इसमें है नहीं, तो आएगा 1 प्लस 2y पावर 1, फिर आएगा 5। हम बना सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी देता है कि विजातीय पद को या फिर उसको मानक रूप में लिखें, बहुपद को मानक रूप में लिखें। तो अगर बहुपद का मानक रूप में लिखें, समझ जाना है कि उसको या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिखना है, या फिर बोलेगा कि विजातीय पद को सजातीय पद में बदलें। ये क्लास 4 या 5 में देता है, 6 में, ठीक है ना। तो सेम चीज़, ठीक है ना, या तो इसको हम घटते क्रम में लिखें या तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख दें, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। तो समझ आ गया। अब हमारा टॉपिक है, बस थोड़ा सा और है, बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हम अलग से क्या बताएं, इसमें बताया था। ये कितना आसान है, कितना इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपत होगा। बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि बहुपदों का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वर्गीकरण मतलब प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 आधार पे। बहुपद का जो प्रकार है उसको 2 आधार पे बांटा गया है। एक घात के आधार पर, जिसको हम पावर कहते हैं, घात के आधार पर, और एक हमारा है पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है, कि कितने पद हैं कितने पद नहीं है। घात के आधार पर इसको 3 भाग बांटा गया है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक घात होता है, किसी में 2 घात होता है, किसी में 3 घात होता है, किसी में 3 से ज़्यादा घात होते हैं, ठीक है। जिसका एक घात होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x 4y।
द्विघाती मतलब देखो नाम से ही मैंने शुरू में कहा था फर्स्ट वाले वीडियो में कि नाम पे ध्यान देना, क्योंकि 90% क्या होता है कि अगर तुम नाम पे फोकस करोगे ना किसी भी वर्ड शब्द में तो तुमको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैखिक का तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, बस याद रखना कि उसका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, रैखिक रेखा। द्विघाती बहुपद जिसका पावर 2, द्वि मतलब 2 होता है, जिसका पावर 2 होगा, जैसे 3x² प्लस 2x 2y, इसका पावर 2 है, ये हो गया द्विघाती है। ठीक है, चाहे वो एक पद हो तो पावर 2 होना चाहिए, या एक से अगर ज़्यादा पद है तब भी पावर 2 होना चाहिए। ठीक है ना, पूरे में। तो वैसे बहुपद को हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसका पावर 3, सिंपल, त्रि मतलब 3, जैसे 3y³ प्लस 2y² प्लस 4, यह त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, त्रिघाती का एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे 3xyz, देखो इसका पावर 3 है, 1 2 3, तो इसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पदों की संख्या मतलब कितना पद है, और क्या इसका मीनिंग है, इस मीनिंग होगा कितना पद है। ठीक है, अगर एक पद है, जैसे यहाँ पे देखो एक पद है, तो वैसे पद को हम, इसमें घात नहीं देखा जाता है, घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हमको सिर्फ पदों की संख्या देखना है। अगर एक पद है, इस तरह से कॉमा है बीच में, कॉमा है बीच में, तो एक पद है तो एक पदी बहुपद। अगर 2 पद है, चाहे घात कुछ भी हो, 3x प्लस 2y, एक ही घात है लेकिन 2 पद है, तो इसे हम द्विपदी कहेंगे। त्रिपदी जिसका 3 पद होगा, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 5, इसमें 3 पद हो गया, तो इसे हम त्रिपदी कहेंगे। अशून्य बहुपद, इसको ध्यान दे, इसको ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, कि वैसा बहुपद चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, यानी कि एक पदी हो, द्विपदी हो या त्रिपदी हो। ठीक है, अगर सभी बहुपद का गुणांक, मैंने गुणांक आगे हाँ बताया था, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक, तो जिसका गुणांक 0 हो, जैसे 0x² प्लस 0y प्लस 0, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 0। तो जिस पद का गुणांक 0 हो, सभी टोटल, कहीं भी एक नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा के सारा अगर 0 होगा तो वैसे बहुपद को हम कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुपद का मान, और सबसे लास्ट में हमारा है बहुपद के शून्यक और बहुपद समीकरण के मूल। तो सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग आते हैं बहुपद का मान, और एक और है बहुपद का शून्यक और बहुपद का समीकरण। ठीक है ना, इसको बहुत आसान से बता देते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, हड़बड़ में नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुपद का मान। ठीक है, देखो मान, शून्यक या फिर ये कहें मूल, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, संबंधित है, मान, शून्यक और मूल। ठीक है, मान जो है, ये तीनों बहुपद के बारे में है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का मान, बहुपद का मूल। ठीक है, ये तीनों ही आपस में जुड़ा हुआ है, बस अलग भी है। ठीक है, क्या अलग हम देखते हैं। देखो बहुपद का अगर मान की बात करें, मान को हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, शून्य को हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बहुपद का मान, जैसे अगर हम एक बहुपद लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद का मान, बहुपद का शून्य का मूल। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 4, चलो दोनों में लेते हैं। ठीक है, x² माइनस 4, x² तीनों में माइनस 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक बहुपद है हमारा। घात इसे मायने नहीं रखता है, कुछ भी घात हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। अब हमें सेम बहुपद का मान भी बताना है, समझना है। ठीक है, शून्य भी समझना है और मूल भी समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, बीजगणित जो हमारा है अलजेब्रा, बीजगणित जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये पूरा का पूरा जो अलजेब्रा है। ठीक है, या फिर बीजगणित
जो हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज है बहुपद, इन सभी में हमने पढ़ा है कि एक्स वाई जेड वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तभी जाकर ये चैप्टर, ये अलग से एक चैप्टर बना है। और होता क्या है कि एक्स वाई जो जेड है, ठीक है, एक अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि मतलब अननोन क्वांटिटी, ठीक है। और इसी को हमें फाइंड करना होता है, खोजना होता है। जैसे कि एक होता है ना चोर सिपाही का, कि सिपाही चोर को ढूंढता है, फिर उसके साथ जो भी करे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमें क्या होता है कि पूरे चैप्टर में या फिर पूरे बीज गणित में, जो हमारा एक मैथ का एक अलग सा हिस्सा है, उस पूरे हिस्से में हम लोग एक अज्ञात राशि को तलाशने, खोजने और ढूंढने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अच्छा हाँ, ढूंढने का काम इसलिए करते हैं ताकि इसको, उस समीकरण को बराबर कर सके, ठीक है, या उस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर सके, ठीक है, पूरे इक्वेशन को संतुष्ट कर सके। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x है, ठीक है। हम x का कौन सा वैल्यू रखें कि वो आपस में, अगर हम कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपस में 0 है तो इस 0 को बराबर कर दें। यहाँ भी अगर हम 0 लगाते हैं और यहाँ भी हम अगर 0 लगाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बराबर के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, एक तरफ राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो x का कौन सा, x की जगह पर हम कौन सा नंबर रखें कि कैलकुलेशन करने पर 0 को बराबर कर दें या फिर 0 के बराबर आए, ओके। और यही करने के लिए हम पूरे चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर कोशिश करते हैं इसको हल करने की, सॉल्यूशन करने की, लाने की, ठीक है। तो आखिर हम x की जगह पर कौन सा संख्या, कौन सा अंक रखें कि इस पूरे समीकरण को, इस पूरे बहुपद को संतुष्ट कर सके, ठीक है, बराबर ला सके। और कभी कभी बराबर नहीं भी आता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। जैसे अगर हम यहाँ पे x बराबर 3 लेते हैं, यानी कि x का मान अगर हम लेते हैं 3, तो इस समीकरण में हम x का मान 3 रखेंगे। जैसे x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर माइनस 4 बराबर 0। 9 में से 4 गया तो 5 बराबर 0। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं आया, ठीक है, एक 5 है, एक 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, या फिर कह सकते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं आया। सेम समीकरण यहाँ भी है, सेम समीकरण यहाँ भी है। तीनों जगह पर अगर हम लोग 3 लेते हैं तब भी हमारा यही आएगा, सेम टू सेम आएगा। लास्ट में नंबर को बदल देते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है। अब रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। 4 में से 4 गया तो 0 बराबर 0 आ गया। यहाँ भी हम वही लेते हैं, x बराबर 2। क्यों लेंगे अब बताते हैं अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अभी जो बहुपद, जो हमारा बहुपद है उसमें हमने x का मान 2 रखा, और रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को संतुष्ट करता है, बराबर ले आता है। और एक में बराबर नहीं आया था, कब, जब हमने 2 के अलावा कोई और नंबर या कोई अदर नंबर हमने रखा। अच्छा, यहाँ पर तो x बराबर 2 हमने रखा, ठीक है, क्योंकि ये एक द्विघाती समीकरण है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर रैखिक रहेगा, यानी कि पावर अगर 1 रहेगा तो इसका एक ही आंसर होता है, यानी कि एक ही वैल्यू हो, x का एक ही मान आता है, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो इसका 2 आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पर -2 रखते हो तब भी तुम्हारा 0 के 0 बराबर आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर पावर 3 रहेगा तो इसका 3 मान आएगा x के बराबर, ठीक है। तीनों को रखने पर 0 आ जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है। तो यहाँ 2 वैल्यू आएगा, x बराबर 2 और -2, और दोनों ही इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि 0 के बराबर लाएगा। अगर ये रैखिक होता है, यानी कि पावर अगर 1 रहता तो बस कोई एक ही होता है, उसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर 2 - 2 को छोड़ दें, कोई भी नंबर लेते हैं तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर यह याद रखना है, ठीक है, कि किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में, ठीक है, x का कोई भी पार्टिकुलर नंबर रखने पर लास्ट में जो आता है सॉल्व करने के बाद,
वो उस पूरे बहुपद का मान कहलाता है और इसमें बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे x माइनस 4 हम लेते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे कि x माइनस 4 का मान निकालिए। कब? जब x बराबर हम कुछ भी लेंगे, तो मान लीजिए हम लेते हैं 4, ठीक है। तो अगर हम x माइनस 4 में 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, समझने है ना, तो हम इसको लेते हैं 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 4 आएगा माइनस 2। तो ये इस बहुपद का मान आ गया, x बराबर माइनस 2, ठीक है। लेकिन अगर इसी x माइनस 4 में अगर हम x बराबर 4 लेते हैं तो इसको 0 कर देता है, 4 माइनस 4 0 बराबर 0, ठीक है। तो जब ये 0 कर दिया तब इसका जो आंसर है वो बदल गया। अब हम इसे शून्य कहेंगे। अगर 0 नहीं आता है तब हम उसे मान कहते हैं, 0 अगर आ जाता है तब हम उसे शून्य कहते हैं। लेकिन शून्य कहेंगे कैसे? 0 को थोड़ी कहेंगे, शून्य कहते हैं जिससे 0 आया, यानी कि x बराबर 4 रखने पर तो हम कहेंगे कि x माइनस 4 का शून्यक है 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक होगा 2 और माइनस 2। जो अंक पूरे समीकरण को संतुष्ट कर दे, 0 के बराबर ले आए, ठीक है, ये 0 ले आए, तो उस नंबर को, उस अंक को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक कहलाया 2 और माइनस 2, ठीक है। अगर हम 2 और माइनस 2 के जगह पर कुछ और रखते हैं और तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 नहीं आता, कुछ और नंबर आता है, तो वो इसका मान कहलाता है। इस बहुपद का ये मान है, ठीक है। मूल और शून्यक दोनों एक ही होते हैं, मूल और शून्यक दोनों एक ही है, बस फ़र्क ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ऐसे रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में समथिंग कुछ भी रह सकता है। तो अगर बराबर में 0 रहता है तो इसे हम समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर बराबर में 0 नहीं रहता है तो उसे हम सिर्फ बहुपद कहते हैं। और इसी चीज़ को याद रखना, समझना है कि शून्यक हमेशा बहुपद का निकलता है, समीकरण का हमेशा मूल निकलता है। निकलना मतलब अलग अलग थोड़ी निकलेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अगर बहुपद है, ठीक है, और जो इसका शून्यक आएगा, मतलब जो मान रखने पर 0 आएगा, उसे हम शून्यक कहेंगे। तो बहुपद का जो आता है, जो 0 को बराबर करता है, उसे हम शून्य कहेंगे। और वही अगर नंबर, सेम नंबर अगर उस बहुपद, उस समीकरण को अगर 0 करता है, संतुष्ट करता है, तो उसे हम मूल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बराबर में 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बराबर 2 या फिर माइनस 2 को रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि बराबर में 0 है या फिर बराबर में समथिंग कुछ भी है, तो वो बहुपद का नाम बदल जाता है, उसे हम फिर समीकरण कहते हैं। अगर बराबर में 0 नहीं है तो हम उससे सिर्फ बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो बहुपद और समीकरण दोनों में 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नाम बदल जाएगा। एक को हम मूल कहेंगे और एक को हम शून्यक कहेंगे। तो इस बहुपद का शून्यक होगा 2 माइनस 2 और इस समीकरण का शून्यक, ये मूल होगा 2 माइनस 2। दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों बराबर में 0 ला रहा है। फ़र्क हो गया उसके समीकरण से, उसके लिखने के तरीके से। यहाँ पर हमने बराबर 0 दिया, यहाँ पर बराबर 0 नहीं दिया, ठीक है। बस यही अंतर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, या फिर कोशिश करेंगे कि आप हम नेक्स्ट वीडियो साइंस के किसी चैप्टर पे ऊपर बनाएं, ठीक है। ओके, बाय।